अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है ई कैट की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और केमिस्ट्री जो है इस वक्त पढ़ने के लिए बहुत बेताब है, मुझे पता है इस बात का। अच्छा, अगर हम जो है आज की बात करें तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमने चैप्टर नंबर 2 एंड 7 इकट्ठा करना है। आज टारगेट मैंने लंबा रखा है लेकिन कोई बात नहीं, सोचने में कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है चैप्टर 1 करवाया था। चैप्टर 1 के हवाले से बस हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो था यील्ड। मैं आज अभी आपको करवा दूंगा। चैप्टर 1 के हवाले से मैंने अभी पोस्ट की है आप लोगों के लिए, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर उस पोस्ट को देख सकते हैं या इवन आप वॉल पर देख सकते हैं कैंपस की। उस पे मैंने एक तो ये कि जो कल मैंने लास्ट में आप लोगों से कुछ फार्मूलाज जो है मेंशन किए थे आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम कैलकुलेट करने के, ठीक है। उन्हीं फार्मूलाज को मैंने पोस्ट किया है। अब आप करेंगे ये कि उस पोस्ट के ऊपर जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू चैप्टर 1, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन आपकी है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है वो आप उस पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। कोई एमसीक्यू जो है आप चाहते हैं कि जो है वो आप डिस्कस करें तो वो एमसीक्यू भी वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं कि 4 बजे आज हमने जो वापस मिलना है, आप ये इंश्योर कीजिएगा कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग हैं सब के सब जो है 4 बजे दोबारा मुझे टाइम देंगे, आज ही 4 बजे टाइम देंगे। इस 4 बजे के सेशन के अंदर हम अपने एमसीक्यूज जो कि चैप्टर 1 से आपको मैंने टेस्ट के तौर पे दिए थे वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आज के एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ जो है हम थोड़ी बहुत जो है वो जो कैरियर काउंसलिंग सेशन था वो भी हम कैरी कर लेंगे, ठीक है जी। तो 4 बजे वापस मुझे टाइम देना है शाम को। प्रोफाइल पे कैसे जाना है मैंने अभी पोस्ट की है। अगर आप जो है मेन पेज पे जाएंगे कैंपस की भी, तो आपने क्लास ज्वाइन की हुई, क्लास ज्वाइन जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप मेन पेज पे जाएंगे तो आज ही मेरी पोस्ट जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। सो उस पोस्ट पे आपने जो है कमेंट के थ्रू मुझे बताना है कोई कंफ्यूजन अगर हो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 या कोई एमसीक्यू अगर आपने डिस्कस करना हो तो आप वहां पर कर सकते हैं, या उसी पोस्ट के ऊपर जो मेरा नाम मेंशन किया होगा फरहान, वो आप क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पर आप आ जाएंगे। वहां पर आपको मैसेंजर की एक्सेस भी है, आप मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो 4 बजे हम दोबारा आज ही, ठीक है। अच्छा, अब यील्ड हमने जो है वो पढ़ना था, यील्ड हमने सिर्फ देखना था, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सिर्फ मैं यील्ड की जो है आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। बेसिक के तौर पे अगर हम बात करते हैं यील्ड की, तो यील्ड का मतलब क्या होता है कि किसी एक प्रोसेस के थ्रू, किसी एक रिएक्शन जो है, ठीक है, उसके थ्रू जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है इसको हम यील्ड कहते हैं, ठीक है जी। किसी एक प्रोसेस से जो बनने वाला सर कल जो आपने वाटर की एग्जाम्पल हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट के है पर मैंने ऑक्सीजन बताया था। सो सईदा आपकी ये क्वेश्चन जो है मैं उस वक्त ले लूंगा ना, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये वाला जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये और इवन इस तरह की बहुत सी कंफ्यूजन आपकी होंगी, वो हम जो है 4 बजे वापस मिलते हैं। उसमें हम चैप्टर 1 और जो है 2 और 7 से रिलेटेड जितने भी आपकी कंफ्यूजन होंगी वो हम लेंगे और वहां पर हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा था कि यील्ड क्या होता है। किसी भी एक रिएक्शन के थ्रू, किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू जो अमाउंट हमारे पास गेट होती है एज अ क्या कहते हैं उसे भाई, एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। सो इस अमाउंट को हम यील्ड का नाम दे रहे होते हैं। अब यील्ड 2 तरह की होती है, एक हमारे पास है एक्चुअल यील्ड और हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद निकालते हैं, और थ्योरेटिकल क्या होती है जो हम खुद से कैलकुलेशंस करके थ्योरेटिकल तौर पे हम जब अमाउंट निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, इसे हम थ्योरेटिकल यील्ड का नाम दे रहे होते हैं। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि किसी एक प्रोसेस की, किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी को दिखाती है, एफिशिएंसी को बताती है, ठीक है, वो है परसेंटेज यील्ड। सो परसेंटेज यील्ड हमारे लिए है। हमेशा जब भी आपने प्रोसेस या किसी रिएक्शन की जो है एफिशिएंसी को देखना हो कि रिएक्शन कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली तौर पे जाएंगे उसकी परसेंटेज यील्ड की तरफ। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? इट विल बी ये हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्चुअल यील्ड जो हमने जो है किसी प्रोसेस के थ्रू निकाली है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ये बेसिक तौर पे हमारे पास फार्मूला है जिसके थ्रू हम जो है परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूला को आपको बस जहन में होना चाहिए। अगर जो है क्या करना है भाई, अगर आपको कहा जाए कि व्हाट विल क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन और पॉसिबल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तो आपने यील्ड या परसेंटेज यील्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को टिक करना है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि व्हाट विल रिफ्लेक्ट द
एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, पॉसिबिलिटीज में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट, या आपसे कहा जाए कि यील्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या नन ऑफ दीज कहा जाए। सो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड को टिक करेंगे क्योंकि ये बेस्ट सुटेबल है, ये एफिशिएंसी को बताता है। जितनी ज्यादा परसेंटेज यील्ड किसी प्रोसेस के लिए, किसी एक रिएक्शन के लिए ज्यादा होती है, उतना ही हम कहते हैं किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, ठीक है जी। सो ये हमारे पास यील्ड था। अब जो भी कंफ्यूजन है, मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, कल का लेक्चर आप अगर चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन है तो आप वापस जाकर, यानी जो ऊपर लाइव बटन रेड कलर का लिखा हुआ है इसे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको टेबल मिल जाएगा। सो डेट वाइज आपको वहां लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, हर एक जो है बुक का, हर एक जो है सब्जेक्ट का। आप उस लेक्चर को दोबारा से भी सुनेंगे तो बहुत सी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बहुत सी कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो पोस्ट पे कमेंट कर दें। और 4 बजे मैंने आपसे कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस भी काफी ज्यादा है और उसमें कंफ्यूजन भी होती हैं, कॉन्सेप्चुअल जो है टाइप का हमारे पास सिलेबस है। तो 4 बजे फिर मिलेंगे, उसमें हम कंफ्यूजन भी डिस्कस करेंगे और आपकी संभव मैं जो है गाइडेंस भी दे दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने आगे अप्लाई करना है और क्या आपका जो है बन सकता है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन दुरुस्त करो, भाई क्या हुआ, कोर्स इंफॉर्मेशन दुरुस्त करो, भाई फहद क्या कह रहे हो आप, जल्दी से क्लैरिफाई कर दो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक तौर पे है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को हमने आज अभी इस पर डिस्कस करना है, इसको हम हार्डली 20 मिनट्स देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी हम कह लें कॉन्सेप्चुअल किस्म की नहीं है, ठीक है। अब देखो चैप्टर 2 की हम बात कर रहे हैं तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक तौर पे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जिसके मुतालिक हम इंफॉर्मेशन जो है बेसिक तौर पे हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से हम करते क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से हम 2 तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, ठीक है, इससे मुताल्लिक जो है हम कहते हैं कि ये 2 तरह के हमारे पास एनालिसिस होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप जानते हैं क्वालिटी को जो है इंश्योर किया जाता है, क्वालिटी को जज किया जाता है कि किसी एक सब्सटेंस के अंदर, किसी एक जो है सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, क्वालिटी के बारे में बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर कुछ सब्सटेंस बना हुआ है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास कौन सा होता है कि वो एनालिसिस के जो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर प्रोवाइड करेगा जी, ठीक है। सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं एनालिसिस के हवाले से। सो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहां पर मार्क करवाऊंगा और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की एक्सरसाइज अभी आप लोगों को जो है चैप्टर 2 से रिलेटेड करवाऊंगा, ठीक है जी। सो मैंने आपसे कहा कि एनालिसिस जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक सैंपल है, ये लेट्स सपोज कोई भी एक सैंपल मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करता हूं, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसके पर मैं परफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस मुझे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिक तौर पे एलिमेंटल टाइप की हम कहते हैं कि स्टडी होती है, एलिमेंटल स्टडीज को कहते हैं। सो क्या कहते हैं इसको, एलिमेंटल स्टडी कहते हैं इसको। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि हम कंपाउंड या सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ठीक है। We take information related to type of atom, ठीक है भाई। ये इंफॉर्मेशन हम गेट करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये फर्स्ट वन है। सेकंड वन हमारे पास क्या होगा एनालिसिस, वो होगा भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या गेट करोगे, आपने एक दफा क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको बताएगा एलिमेंट का नंबर, यानी किसी एक स्पेसिफिक सैंपल में कितनी अमाउंट में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद है, इससे मुतालिक आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट विल इन्फॉर्म अस अबाउट number of atom,
ठीक है भाई, इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो ये दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब हम वापस जल्दी से चलते हैं आगे और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में पहली टेक्निक हम जो है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है हमने डिस्कस करना है। फिल्ट्रेशन का मतलब बेसिक तौर पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन जो है हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम किसी एक सस्पेंडेड पार्टिकल को, सस्पेंडेड मतलब क्या होता है कि एक लिक्विड है, उसके अंदर एक पार्टिकल जो कि डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, सस्पेंडेड फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म के अंदर है, इसको इसमें से निकालने के लिए, रिमूव करवाने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पानी जो है, बॉइल्ड पानी जो है, ठीक है, उसमें नीचे आप जानते हैं सफेदी जो है बैठी होती है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर, आप उसे कपड़े से निथार लेते हैं तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। अब फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बेसिक तौर पे मैं आपको बताया कि ये करता क्या है कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फ्रॉम सस्पेंशन, ठीक है, और एनी कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का भी वर्ड आपने ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रॉम सस्पेंशन और एनी कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करता है? सेपरेट आउट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन जो है वो डिफरेंट मेथड से हो सकती है, डिफरेंट तरह से हो सकती है। एक हमारे पास जो है पेपर जो है वो हम कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फ्यूटेड फिल्टर पेपर है, ग्रूज क्रूसिबल है, और लास्ट में हमारे पास ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है। जो ये हमारे पास ये डिफरेंट जो है हम कह रहे हैं टेक्निक्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है टाइप्स हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की, या टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इसमें जो चीजें मार्क करनी है मैं आपको जरा बता देता हूं, ठीक है। एक तो ये कि आपने जो इस पूरे के पूरे जो फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर है इसमें जो चीज मार्क करनी है उसमें एक तो ये आपने देखना है कि जो फर्स्ट वन है, ठीक है, वो ये कि 1 to 2 सेंटीमीटर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ जो हमारा पेपर है ना, ठीक है, यानी जो हम फनल के अंदर अपना फिल्टर पेपर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसका सरकमफेरेंस 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या होना चाहिए? बिलो होना चाहिए एज कंपेयर टू फनल टिप, ठीक है, जो ऊपर हमारी है, ठीक है, उससे एक तो ये आपने मार्क करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब अगर हम बात करें फिल्टर पेपर की, क्योंकि फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं, सो फिल्टर पेपर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फिल्टर पेपर डिफरेंट टाइप्स के पेपर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज, यानी हम नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, नेचर ऑफ जो हम जो भी सब्सटेंस फिल्टर करना चाह रहे हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं जल्दी से, बल्कि इसके हाथ से डायरेक्टली तौर पे मैं आप एक एमसीक्यू शेयर कर लेता हूं ताकि उससे मजीद आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। सो जल्दी से हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, थोड़े बहुत एमसीक्यू जो है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, और क्विक एंड जरा मार्केट चेंज करना, ठीक है, क्विक एंड कंटेमिनेशन फ्री। कंटेमिनेशन फ्री filtration is carried by अब पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? एक तो हमारे फिल्टर पेपर है, यानी कि जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, फिल्टर पेपर। सेकंड वन हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या हो, सेकंड वन हमारे पास है फ्यूटेड फिल्टर पेपर। थर्ड वन हमारे पास ऑप्शन क्या है? ग्रूज क्रूसिबल, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे, सवाल से थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी। एंड फोर्थ वन इज लास्ट वन विच इज ग्लास क्रूसिबल, जिसको हम कह रहे होते हैं सेंटर ग्लास क्रूसिबल या ग्लास क्रूसिबल जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। सो ये बेस्ट ऑप्शन, पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब इसमें से आपने एक को चूज करना है। देखो, आप अगर जो है इस तमाम फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक्स की बात करते हो, सो फिल्टर पेपर जो है वो आपके लिए इनिशियल आप जो है या आपके लिए चीपेस्ट या आप कह लें कि सबसे लेस रिलायबल जो है हम कह सकते हैं कि मेथड है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। उससे एडवांस्ड है फ्यूटेड फिल्टर पेपर। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में फिल्टर पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम कौन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्यूटेड फिल्टर पेपर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके जो बनने का अमल है उसमें डिफरेंस इस तरह से है कि क्रस्ट एंड ट्रफ डेवलप होते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या होता है
जो साइज है, ठीक है, हम कह लें कि जो कॉन्टेक्ट साइज है, ठीक है, वो यानी सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है और इसके थ्रू हमारे पास फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट इसका बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ब्रूच क्रूसिबल की बात करते हैं तो ब्रूच क्रूसिबल इज मोर एडवांस्ड, ठीक है, टेक्निक एज कंपेयर टू बोथ दीज वन, ठीक है। इन दोनों की निस्बत, ये इनके कमेंट्स मुझे डिस्प्ले कर दें, इन दोनों की निस्बत ब्रूच क्रूसिबल जो है मोर एडवांस टेक्निक है, ठीक है। और मोर एडवांस किस सेंस में है कि हम इसके थ्रू जो है जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है, या आप समहाउ कहते हैं कि बहुत तेजी से होता है, ठीक है। क्यों, इसमें क्यों होता है, अगर आप जो है अपनी बुक पे देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने मेंशन की भी है, ठीक है। इसके साथ यानी इस ब्रूच क्रूसिबल के साथ आप सक्शन पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्शन पंप क्या करेगा, सक्शन पंप जो है फिल्ट्रेशन रेट को इनहांस कर देगा, फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है ग्लास क्रूसिबल, ठीक है। सो ग्लास क्रूसिबल जो है ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है। इसमें जो खामियां रह जाती हैं भी हम डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन रेट सबसे लीस्ट है, इसकी निस्बत फिल्ट्रेशन रेट इसमें ज्यादा होगा, इसकी निस्बत इसके अंदर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, और फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होने के साथ साथ रिलायबल जो हमारे पास मेथड है वो ये है ग्लास क्रूसिबल। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट जो ग्लास क्रूसिबल है इट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है। अब इसमें हम साथ में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फिल्टर पेपर की अगर हम बात करें तो हम जब कॉर्न बना रहे होते हैं, कॉर्न जो है डेवलप कर रहे होते हैं, और उसको हम जब स्टेम में, यानी वो जो हमारी एक रिम होती है और एक हमारा स्टेम होता है फनल का, ठीक है। सो रिम में एडजस्ट कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोन होती है, ठीक है, इसका एक एपेक्स एंगल होता है, इसका क्या होता है, एपेक्स एंगल होता है विच विल बी 60 डिग्री। तो आपने ये चीज ध्यान में रखना है, इसे हम कहते हैं ये है एपेक्स एंगल, ये एपेक्स एंगल है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। एपेक्स एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उस पर कोन फिल्टर पेपर जो है, ठीक है, इस हवाले से समझा रहा हूं मैं आपको। स्टेटमेंट की समझनी है, अब्दुल्ला कह रहे हैं। सो क्विक और कंटेमिनेशन फ्री, क्विक मतलब बहुत जल्दी से हो जाने वाली, यानी जल्दी जल्दी जो है जो फिल्ट्रेशन किस मेथड से होगी, और इसके साथ कंटेमिनेशन फ्री। अब कंटेमिनेशन फ्री का मतलब क्या होता है कि जिसमें इंप्योरिटी साथ में ना आए, ठीक है। कौन सा मेथड है कि जो हम कहते हैं इस जो है स्टेटमेंट को बेस्ट आप कह लें कि फॉलो करता है, ठीक है। सो ग्लास क्रूसिबल जो है इट इज द मोस्ट क्विकेस्ट टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसमें कंटेमिनेशन भी कम होने के चांसेस होते हैं। क्यों, रीजन क्या है, अभी मैं बताऊंगा, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं सबके साथ, तो फिर वो आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। सो इसमें आपने एक तो ये कि एपेक्स एंगल को जो है हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एपेक्स एंगल जो है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। दूसरा ये कि आप फिल्टर पेपर की बात करें, मैंने जैसे भी आपसे कहा था कि फिल्टर पेपर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फिल्टर पेपर क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। किस बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज, जो स्मॉल जो हम कहते हैं होल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर या लिक्विड जो है निकल जाता है इसमें से, और ऊपर हमारे पास रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है। सो पोर साइज के बेस पर हम कहते हैं फिल्टर पेपर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। और फिल्टर पेपर हम किस बेस पर चूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल या डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू की बेस पर हम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास फिटेड फिल्टर पेपर है। फिटेड फिल्टर पेपर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी निस्बत इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो हायर होता है एज कंपेयर टू कोन फिल्टर पेपर, ठीक है। कोन फिल्टर पेपर की निस्बत इसका फिल्ट्रेशन रेट हायर होता है। इन दोनों के अंदर हम सक्शन पंप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पेपर फट जाएगा और फिल्ट्रेशन रेट स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। और ब्रूच क्रूसिबल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये बना किससे होता है, पोलिसिलिकॉन मटेरियल से। आपने इसको अंडरलाइन करना है वहां पर आपकी बुक में जो मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये चीजें बहुत क्या कहते हैं थ्योरेटिकल वाइज है और इसमें कोई खास नहीं है बात जो हम डिस्कस कर सकें। सो ब्रूच क्रूसिबल में जो इसका मटेरियल है जिससे मतलब बनता है, ये पोलिसिलिकॉन मटेरियल है, इसको आप मार्क करेंगे। इसके अलावा आप देखो ब्रूच क्रूसिबल के अंदर जो है जब आप इसको मतलब इस्तेमाल कर रहे होते हो तो इसमें आप दो फिल्ट्रेशन मीडियम यूज कर सकते हो। फिल्ट्रेशन मीडियम दो यूज कर सकते हो, या तो आप पेपर यूज करोगे या फिर आप एस्बेस्टॉस जिसको हम जाली कहते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो ब्रूच क्रूसिबल में या तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर हम जो है क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल हम करेंगे उस तरह के जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जहां पर हमारे पास बहुत कोई किस्म का ऑक्सीडाइज
एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर जो है रेड कर जाता है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि अगर हमारे पास क्या हो, KMnO4 हो या कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन हो, तो इन दोनों के अंदर हम कहते हैं, इन दोनों जो है हम कहते हैं कि इनमें क्या होगा कि इन दोनों की वजह से क्या होता है, पेपर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसे हम जब भी इस तरह के सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो हम ब्रूच क्रूसिबल में पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो समहाउ हम कहते हैं ब्रूच क्रूसिबल जो है हमें इस सेंस में डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे अगर जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि इन ब्रूच क्रूसिबल we never use filter paper as filtration medium while we are filtering the solution। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई we never use filter paper as a filtration medium in Bruch crucible while we are filtering the solution। ठीक है, तो पॉसिबल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दी जाए, A H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, B आपको प्रोवाइड कर दिया जाए कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर HCl, C आपको प्रोवाइड कर दिया जाए क्या भाई कि MnO4। सो आप क्या करेंगे, और D ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दीज। सो D ऑप्शन जो है आपके लिए राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन तीनों के साथ फिल्टर पेपर रिएक्ट कर जाता है। सो इन तीनों के साथ जब फिल्टर पेपर रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि इसमें यानी इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, हम एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल करेंगे। और ग्लास क्रूसिबल क्या है, इट इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक, सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल इसको हम कहते हैं, ग्लास से बना होता है, इसमें कोई प्रिपरेशन रिक्वायर नहीं है। आप ये मेंशन कर लीजिएगा अपने पास, इसमें प्रिपरेशन रिक्वायर है, इसमें प्रिपरेशन रिक्वायर नहीं है, आप इसको एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह की फिल्ट्रेशन के लिए, इसमें कोई सॉल्यूशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा ब्रूच क्रूसिबल में रिस्ट्रिक्शन है कि आप इनके साथ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ब्रूच क्रूसिबल को पेपर के साथ। ठीक है, सो इसमें किसी तरह की भी सॉल्यूशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी तरह का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हो इस टेक्निक को इस्तेमाल, यानी ग्लास क्रूसिबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, सो उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और इसका राइट ऑप्शन जो था वो डी ऑप्शन, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है यानी ग्लास क्रूसिबल है, इट इज द राइट वन। ठीक है, सो इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो है हमने जो चीज डिस्कस करनी है उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। देखो, अभी हमने थोड़ा बहुत जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, डिफरेंट तरह से किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका है तो आप राइट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पांस दे दूंगा साथ ही साथ में। ठीक है, सो अब तक जो है जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो भी तो आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं जरूर जो है आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो एपेक्स एंगल मैंने आपको क्लियर कर दिया। एपेक्स एंगल जो है वो क्या होता है कि जो हम जब फिल्टर बना रहे होते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर को कौन शक्ल दे रहे होते हैं, तो इस दौरान जो हमारे पास एंगल डेवलप होता है इसको हम एपेक्स एंगल जो है वो कह रहे होते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है यहाँ पर, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। फिल्ट्रेशन ऑपरेशन filtration operation could be very time consuming, if it were not aided by आप इसको साथ में मेंशन भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। जेंटल aided by gentle suction, aided by gentle suction which is developed अच्छा iodine dissolved into water in the presence of Ki due to formation of which species। भैया अभी तो हंसते हैं, हम आगे चलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
अभी हम जाएंगे उसकी तरफ भी, ठीक है। आप आगे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास है लिक्विड पासेस थ्रू स्टेम, लिक्विड पासेस थ्रू स्टेम, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर इज टाइटली फिटेड, टाइटली फिटेड। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, सी ऑप्शन है स्टेम इज एम्प्टी, and D and the last one is both A and B। अब ये बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है फनल, ठीक है भाई, ये फनल है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी रिम कहलाती है और ये है स्टेम, ठीक है। फनल है, ये इसकी रिम है, ये इसका स्टेम है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इस एमसीक्यू की तरफ आएंगे, आप फौरन से इसका जो है आंसर भी जान लेंगे। देखो, जब भी हमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना और हम कौन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, सो कौन फिल्टर पेपर के अंदर हम कहते हैं कि जो जब हम पेपर इंसर्ट कर रहे होते हैं इनसाइड द रिम, पेपर को इंसर्ट कर रहे होते हैं इनसाइड द रिम, हम कहते हैं कि पहले हम इस रिम की साइड वॉल्स को हम पानी के थ्रू थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, गीला, ताकि जैसे ही हम इसमें पेपर इंसर्ट करें तो पेपर जो है वो इन दीवारों के साथ स्टक कर जाए। अगर जो यहां पर गैप रहेगा बिटवीन पेपर एंड रिम, ठीक है, अगर गैप रहेगा तो हम कहते हैं कि फिर एयर पास कर सकती है और सक्शन जो है वो डेवलप नहीं होगी, या प्रेशर जो है वो नीचे डेवलप नहीं हो पाएगा, और फिर हम कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें, इफ फिल्ट्रेशन ऑपरेशन कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट का लिखा हुआ है एडिड बाय जेंटल सक्शन। अब मैंने आपको बताया कि जेंटल सक्शन किस वक्त नहीं होगी, कि जब हम कहते हैं कि फिल्टर पेपर और जो हमारे पास रिम है, यानी जो फनल की दीवार है, इसके दरमियान गैप रहेगा और एयर पास कर सकेगी। सो अगर हमें जेंटल सेक्शन को मैक्सिमम लेवल पर ले जाना है और अच्छे से जेंटल सेक्शन करवानी ताकि जल्दी से फिल्ट्रेशन हो सके, तो हमें गैप खत्म करना होगा, हमें पेपर को जो है टाइटली फिट करना होगा इनसाइड द रिम, ठीक है जी। सो अब यहां देख लेते हैं, लिक्विड पासिस थ्रू स्टेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी सक्शन के ऊपर और आपकी फिल्ट्रेशन पेपर यानी फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। दूसरा मैं पहले चाहूंगा, स्टेम इज एम्प्टी, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किस चीज के ऊपर, इससे फर्क नहीं पड़ता फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। जो फिल्ट्रेशन रेट पे फर्क पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि फिल्टर पेपर जो है वो टाइटली फिट है या नहीं है। देखो, आपने वही मिस्टेक की, आप अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि पेपर अगर जो है टाइटली फिट होगा इनसाइड द रिम, ठीक है, हमारे पास फनल के अंदर, तभी फिल्ट्रेशन का रेट हायर होगा। अगर जो टाइटली फिटेड नहीं है और एयर पास कर सकती है बिटवीन द पेपर एंड द वॉल ऑफ द रिम, ठीक है, सो हम कहते हैं कि फिर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। बहुत से लोगों का ये एमसीक्यू गलत हुआ है, तो अब देख लें कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम अपना आसान सा एमसीक्यू भी रॉन्ग कर देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि टाइटली फिट होना चाहिए फिल्टर पेपर इनसाइड द फनल, ठीक है, इसको आपने इंश्योर करना है। अगर ये है तो फिल्ट्रेशन रेट हायर होगा, अगर नहीं है तो फिल्ट्रेशन रेट लोअर हो जाएगा, और यही बात इसमें पूछी गई थी। सो मैं इसको रेज करूंगा और हम चलेंगे टुवर्ड्स द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, जल्दी से मूव करते हैं, टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसको रेज करूंगा। सो क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बेसिक तौर पे है क्या? बेसिक तौर पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है ये एक प्योरिफिकेशन मेथड है, जिसके थ्रू हम करते क्या है कि इम्प्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। तो आपने ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। स्टेम मींस ये जो आप मैंने मिटा दिया, चलिए फिर से बता देता हूं मैं आपको। सर बट हाउ विल बी टाइटली फिट विदाउट द लिक्विड, ठीक है। देखो, हमने ये बात कही कि जब हम फिल्टर पेपर को इनसाइड द फनल एडजस्ट करेंगे तो फिल्टर जो फनल है उसकी दीवारों पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि वो वेट हो जाए।
फिल्टर पेपर ऊपर ऊपर से डालेंगे तो वो स्टिक कर जाएगा उन दीवारों के साथ, तो टाइटली फिट हो गया ना, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया कि ये हमारे पास फनल है, तो ये उसकी है रिम, ठीक है, और ये हमारे पास है स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है और ये रिम है, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, और मैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के हवाले से अब आपको मैं ब्रीफ करूंगा और उस हवाले से हम जो है डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी आगे, ठीक है जी। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो व्हाई वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, वी नीड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टू प्योरीफाई द इम्प्योर सब्सटेंस। ये आपने जो है अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा जो टॉपिक है वो लेंथियर है, ठीक है, इसमें हमें मेन चीजों को देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, ठीक हो गया। अभी बताया था अब्दुल्ला। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखते हैं किस चीज की बात करते हैं भी, अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इसमें कुछ जो है डिफरेंट हम कह लें कि स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपने जो चीज याद रखनी है वो है हमारे पास क्या भी जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है, जो एथेनॉल है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, उसकी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि 95%। ये बेसिक तौर पर सेकेंडरी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो 95% रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो क्या है बेसिक तौर पे 95% एथेनॉल, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज को। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अपने जहन में रखनी है, जिसके थ्रू एमसीक्यू भी आपको जो है वो आ सकता है, इसको आप एक दफा रीड आउट भी कीजिएगा, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं साथ में, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास जो है थर्ड प्रोसेस आता है जिसमें हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, थर्ड प्रोसेस जिसमें हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एक टर्म यूज की जाती है प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन की ये जो टर्म है, ठीक है, ये यूटिलाइज की जाती है, ठीक है, इसके अंदर। सो इस प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसी तौर पे क्या होता है, देखो हम ये बात जानते हैं कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जी हम फौरन से सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को से क्विकली तौर पे हम फिल्टर करते हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है टाइम लगा देंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, तो फिर जैसे ही टेम्परेचर लोअर होगा, जो सॉल्यूशन था हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर जाएगा। सो बिफोर फिल्ट्रेशन जो भी क्रिस्टल्स बनते हैं उसे हम प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि पॉइंट समझ आया होगा। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं किसी एक इम्प्योर सब्सटेंस का, तो अगर हम जो है उसकी फिल्ट्रेशन करने से पहले उसे कुछ देर रख दें और उसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर जाए, तो बिफोर फिल्ट्रेशन जो भी क्रिस्टल्स बनेंगे उसे हम प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारी यील्ड मिनिमम हो जाती है, हमारी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। तो इस पॉइंट को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये वो क्रिस्टलाइजेशन के जो बिफोर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसके थ्रू हमारे पास जो यील्ड है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटाइज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। रिलेटेड एमसीक्यू भी आएगा, आपकी साइज का शामिल है हिस्सा, वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट स्पिरिट में एथेनॉल परसेंटेज 100% होती है एब्सोल्यूट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कूलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग का प्रोसेस। मैं गो थ्रू करवा रहा हूं आपको, आपने 7 पॉइंट को हाईलाइट करना है, ठीक है। कूलिंग का प्रोसेस है। अब हम कूलिंग का प्रोसेस 3 तरह से कर सकते हैं। बेस्ट वन कौन सा होगा ये हमें देखना है। कूलिंग हम अंडर टैप वाटर कर सकते हैं, कूलिंग हम जो है एट मॉडरेट मतलब वेरी स्लो स्पीड, यानी हम रूम टेम्परेचर पर उसे रख दें तब भी हो सकता है। और कूलिंग का प्रोसेस बहुत फास्टली भी हो सकता है, हम जाके उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है। तो 3 तरह से हो सकता है कूलिंग का प्रोसेस। बहुत फास्ट भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, बहुत स्लो भी हो सकता है। फास्ट का भी डिसएडवांटेज है और स्लो का भी डिसएडवांटेज है। मॉडरेट रेट बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा। सो व्हाट यहां मेंशन करेंगे, क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर कूलिंग इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो आप लिखेंगे, जो टिक हो करेंगे आप वो करेंगे मॉडरेट एट मॉडरेट स्पीड, ठीक है। मॉडरेट स्पीड जो है वो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब जो फास्ट जो हम कूलिंग का प्रोसेस देखते हैं उसमें क्या डिसएडवांटेज है कि क्रिस्टल साइज बहुत छोटा बनता है। फिल्ट्रेशन के दौरान हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या होता है कि जी वो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने थे वो ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है जी। और स्लो रेट के ऊपर हम जब क्रिस्टलाइजेशन कूलिंग का प्रोसेस करते हैं तो क्रिस्टल साइज बड़ा हो जाता है। वजह से हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि फिर उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स जो हैं इनसाइड द क्रिस्टल ट्रैप रह जाएंगे, जिससे इंप्योरिटी काज होगी, ठीक है। सो मॉडरेट रेट या मॉडरेट स्पीड जो है वो कूलिंग के लिए बेस्ट है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स में जो है आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो इतना कोई खास इसमें चीज़ नहीं है, ठीक है।
ड्राइंग का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन भी बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी इस हवाले से, ठीक है। ड्राइंग का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या होगा भाई, हम ड्राइंग करते हैं, नहीं ड्राई करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हमारे पास हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जी हम जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स आए थे आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसको फिल्टर पेपर में रहने दें, ठीक है, और फिल्टर पेपर एक और लेके उसको हम क्या करें, अपने हाथ के साथ जो है इसको प्रेस कर दें तो इससे ड्राई हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंटेमिनेशन काज हो सकती है, यानी कि जो हमारा फाइबर है पेपर का वो स्टक कर सकता है क्रिस्टल्स के साथ, या क्रिस्टल टच भी हो सकते हैं, इससे यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिल्टर इस्तेमाल करते भी ड्राई कर सकते हैं। दूसरा ड्राई प्रोसेस जो है वो हम ओवन में रख सकते हैं, यानी ओवन में रखेंगे और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाएगा, क्रिस्टल्स बच जाएंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाजुकात टेम्परेचर देने से जो क्रिस्टल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो खत्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। और थर्ड एंड फाइनल जो कि मोर अप्रोप्रिएट है, सबसे बेस्ट है, वो है वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है। और वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर आप करते हैं कि ग्लास का बना होता है, एक तरफ आप अपने जो है क्रिस्टल्स रख देते हैं, दूसरी तरफ आप जो है डीहाइड्रेटिंग एजेंट रख देते हैं। डीहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो जो है सॉल्वेंट को, यानी अगर हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे थे तो उसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर लेगा, ड्राई कर देगा, ठीक है जी। सो इसमें इसके अंदर जो ये हमारे पास वैक्यूम डेसिकेटर है, इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट लाइन इसको अंडरलाइन करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इन तीन जो है एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। सो मैं भी आपको एमसीक्यू जिसमें चाहता हूं कि गो थ्रू करवा दो इसको, ठीक है। सो ड्राइंग के लिए जो वैक्यूम डेसिकेटर है ये बेस्ट है, या वैक्यूम जो हमारे पास आता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद अनडिजायरेबल कलर रह क्रिस्टल्स के ऊपर तो उसे आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनिमल चारकोल, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, एनिमल चारकोल का आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर आता हूं कि जिसके थ्रू जो है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे और आपको जो है थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा और फिर हम जो है आगे चलेंगे। ड्राइंग एजेंट का बताएगा भाई, ड्राइंग एजेंट यानी हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास, यानी अगर वैक्यूम डेसिकेटर की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, CaCl2 है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, ठीक है, ये हमारे पास है, या हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, इन तीन का इस्तेमाल करते हैं। और इवन के सल्फ्यूरिक एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, आपने चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड को, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो उसका भी इस्तेमाल जो है वो मुमकिन है या किया जा सकता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोग जो है उनसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है जी। सो अगर आपसे जो है पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा भाई, अगर आपसे जो है क्वेश्चन किया जाए, व्हाट इज बेस्ट मेथड फॉर ड्राइंग क्रिस्टल्स, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया तो आप इसको बता देंगे, ये ठीक है ना, ये तो आसान सा है ना, बिल्कुल क्रिस्टल्स। सो ये तो आसान सा है ना भाई, कि हम कहते हैं कि जो हमारे ड्राइंग क्रिस्टल्स का जो प्रोसेस है वो वैक्यूम डेसिकेटर का है, ठीक है। वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू हम करते हैं। एनिमल चारकोल का फिर बताते हैं, एनिमल चारकोल के थ्रू हम अनडिजायरेबल कलर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वैक्यूम डेसिकेटर की, तो उसमें अगर आपसे कहा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल यूज टू ड्राई, ठीक है, विल यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है, इन वैक्यूम डेसिकेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल यूज एज ड्राइंग एजेंट इन वैक्यूम डेसिकेटर। और आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दी जाए, ए हमारे पास क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, बी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलिका जेल है, ठीक है, जेल, ठीक है। और सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, हम कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 है, ठीक है। और डी जो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। सो आप ऑल ऑफ दीज जो है, ठीक है, इसको टिक करेंगे, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है इसके लिए बेस्ट सूटेड होगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, बहुत आसान, क्योंकि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस ना की हो, सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। अब मैं चलूंगा टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज सिंपली सब्लिमेशन, ठीक है। हम सब्लिमेशन की बात करेंगे, सब्लिमेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे और इससे मुतालिक हम बात करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा,
सब्लिमेशन की हम इस वक्त बात करने लगे हैं, इससे मुतालिक मैं डिस्कशन करूंगा। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास होता है हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उसे हम डायरेक्टली तौर पे एवेपोरेट करते हैं, और एवेपोरेट करने के बाद हम टेम्परेचर लोअर नहीं टेम्परेचर थोड़ा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिससे वो वापस से क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और इस तरीके से हम प्योरीफाई करते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस बेसिक तौर पे क्या है? सब्लिमेशन का प्रोसेस प्योरीफिकेशन प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच वी हीट अप द solid substance and that solid substance directly convert into the vapors form, ठीक है। this process is called as sublimation, इसको हम sublimation का process कह रहे होते हैं, और sublimation के process में हम solid substance को directly heat करते हैं, उसे evaporate करते हैं और vapors को condense करके उसे हम वापस जो है pure form के अंदर get कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ पर underline करनी है, example mention की हुई है कि कौन से solids जो हैं वो sublimation के process के अंदर sublime हो सकते हैं या region को हम sublimation के process के थ्रू purify कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ठीक है, नेफ्थलीन है और बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये चीज आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है और बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये तीन हमारे पास हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जो है आपके लिए एमसीक्यू राइट करूंगा जो कि बड़ा क्रिटिकल है, उसका आप आंसर मुझे प्रोवाइड करेंगे। Sublimation is a useful technique for separation is a useful technique ठीक है जी, is a useful टेक्निक, ठीक है, फॉर द सेपरेशन when the product is ए हमारे पास है volatile and thermally unstable, volatile and thermally unstable, बी ऑप्शन हमारे पास है नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, सी ऑप्शन हमारे पास है वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? नॉन वोलाटाइल, आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दें, एंड थर्मली स्टेबल। अब ये चार ऑप्शंस आपके पास बेस्ट सूटेड हैं जिनका आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। आप बताएंगे इसको क्या करना है आपने। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स चेंज इनटू द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म, बिल्कुल सही है, यानी हम वेपर से वापस हम गेट कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है आप क्या देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप जरा स्टेटमेंट देख लें कि सब्लिमेशन इज द यूजफुल टेक्निक फॉर द सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं उसमें ए हमारे पास है वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, दूसरा है नॉन वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, तीसरा है वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल, ठीक है, और डी है हमारे पास नॉन वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल, ठीक है। सो आपने इनमें से चूज करना है। मैं आपको बताऊं कि राइट ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास क्या होगी भाई? इसके लिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल होगी, वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रीजन क्या है? देखो, हमने सब्सटेंस जो जिस भी प्रोडक्ट को हमने प्योरीफाई करना है, हमने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए एवेपोरेट करना है। तो सब्सटेंस यानी जो प्रोडक्ट हमारा है सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो एवेपोरेट तभी होगा जब वो वोलेटाइल होगा और थर्मली अनस्टेबल होगा। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो क्या हो जाए? एवेपोरेट हो जाए। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
सब्सटेंस को वोलेटाइल भी होना चाहिए और थर्मली अनस्टेबल भी होना चाहिए। अगर सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होगा और थर्मली स्टेबल होगा तो ना तो वो जल्दी से एवेपोरेट करेगा और हम इवन टेम्परेचर भी प्रोवाइड करें तो चूंकि स्टेबल है तो वो एवेपोरेट करेगा ही नहीं, और फिर हम कहते हैं कि फिर इसकी वजह से वो सेपरेट आउट नहीं हो सकता या प्योरीफाई नहीं हो सकता। व्हाट इज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस के जो एवेपोरेट हो सकता हो बासानी से हम वोलेटाइल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है आयोडीन सॉलिड है, ठीक है, या इवन अगर आप और सिंपल एग्जांपल लेना चाहें तो आप जो पेट्रोल है उसकी टंकी को अगर आप ओपन करें तो वो थोड़ी देर बाद एवेपोरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा, सो वोलेटाइल है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो एवेपोरेट ना करे, डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी, जो फौरन से एवेपोरेट ना करे इसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है जी, नॉन वोलेटाइल कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा नहीं देखो मैं बताऊं, मोहम्मद का क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि थर्मली अनस्टेबल की वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो जाएगा। देखो इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं थर्मली अनस्टेबल होने की, तो थर्मली अनस्टेबल की बात करते हुए हम यहां पर कह रहे होते हैं, ठीक है, कि जो एवेपोरेट हो सके। देखो ना, अब अगर जो कोई एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म के अंदर है और अगर थर्मली स्टेबल है, ठीक है, तो उनमें पार्टिकल्स के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरेक्शंस होंगी कि वो सॉलिड से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर थर्मली अनस्टेबल होगा तो इट मींस कि हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस वीकर होनी चाहिए ताकि वो एवेपोरेट कर सकें। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दें। सो वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल, यानी कि सब्सटेंस वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि एवेपोरेट भी होता हो लेकिन टेम्परेचर के देने से वो स्टेबल भी रहे, तो ये मुमकिन नहीं है, दोनों चीजें मैच ही नहीं करती एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर जो एक सब्सटेंस वोलेटाइल है तो थर्मली अनस्टेबल ही होगा क्योंकि थोड़े टेम्परेचर के पर भी एवेपोरेट कर रहा है, तो टेम्परेचर देने से तो वैसे ही वो एवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज हमारे पास थी, ठीक है, सब्लिमेशन के हवाले से। और अब हम बात करेंगे और हम नेक्स्ट जो है चलेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए भी यही दोनों का सेम होगा। बिल्कुल अभी हमने देखना है फारिया, अभी हमने डिस्कस भी करना है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास बेस्ट सॉर्टेड ऑप्शन यही रहेगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा किया आपने फारिया, मुझे पिन पॉइंट कर दिया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर भी, ठीक है, प्रोडक्ट की सेपरेशन के लिए यही जो है हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में भी जब हम जो है क्या करते हैं, किसी एक सेकंड सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सेकंड सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, फिर हम आगे चलेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बेसिक तौर पे है क्या? एक हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है और हम चाहते हैं कि उस सोल्यूशन के अंदर से जो सोल्यूट पार्टिकल है उसको हम सेपरेट आउट करवा लें, उसको हम निकाल लें, ठीक है, उसको हम प्योरीफाई कर लें। तो उसमें हम सेकंड सॉल्वेंट की एडिशन करते हैं और उसकी जेंटल सेक्शन करते हैं, वो जो कहने जेंटल जो है हम कह लें कि उसको हम शेक करते हैं उसको अच्छी तरीके से, ठीक हो गया। अब शेक करने की रीजन क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब हम शेक करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूट था वो सॉल्यूशन को छोड़ के सेकंड सॉल्वेंट में चला जाएगा, और सेकंड सॉल्वेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो होती हैं कि भाई सेकंड सॉल्वेंट शुड बी वोलेटाइल, थर्मली अनस्टेबल, ठीक है जी, वोलेटाइल होना चाहिए और थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए। यहां पर अब ये जो फारिया का क्वेश्चन था वो वैलिड करेंगे, लेकिन यहां ऑप्शन डिफरेंट होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था, सॉल्वेंट टेक्निक में हम करते क्या है कि सॉल्यूशन हमारे पास होता है, उसमें हमने सोल्यूट को सेपरेट आउट करना होता है। अच्छा ठीक है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एग्जैक्टली तौर पे, जस्ट पॉइंट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हम सॉल्यूशन में से सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो उसमें हम सेकंड सॉल्वेंट डालते हैं। सेकंड सॉल्वेंट जो है दैट शुड बी वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए। सेकंड सॉल्वेंट की आप मेंशन कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स के वोलेटाइल होगा और थर्मली अनस्टेबल होगा, ठीक होगा। उसके बाद फिर क्या, इसको शेक करते हैं। शेक करने की रीजन क्या है कि कांटेक्ट जो है ना, कांटेक्ट एरिया वो इनहांस हो सके। शेक हम इसलिए करते हैं कि ताकि कांटेक्ट जो एरिया है, ठीक है, बिटवीन सॉल्वेंट, सेकंड सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है, वो बढ़ जाए, ताकि हम कहते हैं कि जल्दी से जो है हमारे पास क्या हो जाए, हम जो है क्या कहते हैं इसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि यहां पर क्या होता है कि जो सोल्यूट है, ठीक है, वो अपने आप को दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस बेस पर करता है? लॉ मेंशन किया हुआ यहां पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बेस पर अपने आप को सोल्यूट दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के दरमियान, डिफरेंट जो है जो हमारे पास इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, इनके दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, कि आयोडीन किस तरीके से डिसॉल्व होता है इनसाइड द वाटर, क्योंकि आयोडीन एक नॉन पोलर जो है सब्सटेंस है। सो उसके लिए हम पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ऐड करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, अपने आप को K+ में और I- नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा।
ये I नेगेटिव जो है वो I2 के साथ कंबाइन होने के बाद इसे I3 नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। अब ये सॉल्युबल है इनसाइड वाटर। सो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको मार्क करवाई हैं। एक तो ये कि आपको जो है आपने मेंशन करना है इसके ऊपर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में जो सेकंड सॉल्वेंट है इट शुड बी वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। दूसरा ये कि जो है क्या कहते हैं हम बात करते हैं क्या कहते हैं जेंटल जो है शेक करने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि कांटेक्ट जो एरिया है वो इंक्रीज हो सके। थर्ड आपने देखना है कि जो सोल्यूट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू करता है। और फोर्थ एंड फाइनल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मेंशन करना है अपने पास, ठीक है, वो ये कि आयोडीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हुआ था ड्यू टू द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दैट विल मेक आयोडीन यानी I2 into I3 नेगेटिव फॉर्म। ठीक हो गया, ये चीज है। अब यही क्वेश्चन हम लगाते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के ऊपर कि अगर हम जो है किसी प्रोडक्ट को जो है सेपरेट आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ठीक है, तो प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए। अब इस सूरत में ये ऑप्शन रॉन्ग है, ए ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन जो है, ठीक है, वो बेस्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। सो प्रोडक्ट को वोलेटाइल होना चाहिए और थर्मली स्टेबल होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल होगा तो हम जब उसे एवेपोरेट करवा रहे होंगे, सॉल्वेंट को एवेपोरेट करवा रहे होंगे ताकि हमारा सॉलिड जो सोल्यूट है वो रीगेट हो सके, तो फिर वो जो सोल्यूट है वो भी जो है क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा है या जो सोल्यूट है इट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे जल्दी से पूछेंगे तो हम जल्दी से जो है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कस करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमने 2 चैप्टर्स का रखा हुआ था। 4 बजे आप जानते ना मिलना है हमने, 4 बजे फिर जो है मुलाकात हमारी होगी। इस वक्त मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूं जल्दी जल्दी और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यहां पर अलीशा यानी क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन थर्मली स्टेबल एंड अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। देखो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से कोई एक कंपाउंड एवेपोरेट होगा या नहीं होगा, कोई कंपाउंड अपनी जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको जो है क्या कहते हैं कायम रखेगा या नहीं रखेगा। अगर जो कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सॉलिड ही रहता है तो वो थर्मली स्टेबल है। अगर वो एवेपोरेट कर जाता है या मेल्ट हो जाता है तो वो थर्मली अनस्टेबल है, ठीक है। एक्सप्लेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करें, बिल्कुल सही हसीब ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। वैक्यूम डेसिकेटर बता दें फिर से, अलीशा कह रही हैं। सो वैक्यूम डेसिकेटर क्या था भाई, हम कह रहे थे कि ड्राई का प्रोसेस, हमने ड्राइंग प्रोसेस अप्लाई करना है किसी कंपाउंड के ऊपर, तो कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास जार है, ठीक है, उसमें हम अपने जो भी हमारे क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट्स हैं उसको रखेंगे एक तरफ, और एक तरफ हम क्या करते हैं कि हम जो है कोई ना कोई क्या कहते हैं ड्राइंग एजेंट रखते हैं। सो ये बेसिक तौर पे वैक्यूम डेसिकेटर होता है। वैक्यूम का मतलब होता है खाला, एयर, ठीक है, ना होना, एयर की एब्सेंस, ठीक हो गया। हम जस्ट वहां पर अपने जो है वो जो भी हमारे प्रेसिपिटेट्स है वो रखेंगे और दूसरी तरफ हमारा ड्राइंग एजेंट होगा, ठीक है। सब्लिमेशन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दें जरा, जस्ट 2-3 बातें उसमें से चीज़ इंपॉर्टेंट हैं और मैं अगर वो एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा लेक्चर स्पॉइल हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। dissolve in water in the presence of Ki due to the formation of which species, which is iodine, I3 नेगेटिव। बात अभी मैंने आपको बताया नहीं, ये हसनैन है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको जी। सर इस लास्ट में इन कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट रेशो का मतलब होता है कि जो है हम जब 2 सॉल्यूशंस आपस में मिला देते हैं तो सोल्यूट अपने आप को जो है 2 सॉल्वेंट्स का हम जब डाल देते हैं इनसाइड द सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सो सोल्यूट की जो अमाउंट है वो दोनों के अंदर एक कांस्टेंट रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये रेशो चेंज नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिक तौर पे क्या है, ये बहुत डेप्थ में चले गए हम क्योंकि हमने शॉर्ट या लॉन्ग का तो आंसर नहीं देना, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब होता है कि सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द 2 इमिसिबल लिक्विड, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। फरहान मेरा नाम है भाई, अरसलान, ठीक है। सो अब तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया। टेस्ट हम नहीं लेंगे, टेस्ट मैं आपका 4 बजे के बाद ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है।
सो 4 बजे के बाद ही मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। अभी आपने टेस्ट जो है, अभी मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। 4 बजे मिलेंगे, टेस्ट हम चैप्टर 2 और 7 का इकट्ठा ही करेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसके बाद मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। क्रोमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 बजे हम जब मुलाकात करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टेस्ट होगा तभी, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? बेसिक तौर पे एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन या आप कह सकते हैं प्योरिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं किसी चीज की, या इवन कंसंट्रेशन को हम निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4 बजे क्या होगा? नहीं, ये गावो नहीं भाई, 4 बजे हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 4 बजे दे देंगे टेस्ट आप लोग, जिस तरह से अभी देखते हैं वैसे ही देंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा देखो, बातों में लगा देते हो आप लोग, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं या किसी की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। किसी सब्सटेंस यानी सैंपल के अंदर मौजूद स्पेसिफिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये वैसे तौर पर एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि जो निकला है फ्रॉम क्रोमेटोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। तो इस चीज को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इस चीज को जो है अंडरलाइन आपने जो है वो कर लेना है। किस चीज को अंडरलाइन करना है आपने? जो मैंने अभी बताया आपको कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, क्रोमेटोज होता है, जिसका मतलब कलर राइटिंग होता है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज जो लिक्विड फेज होगा, जो कि सॉल्यूट को या सब्सटेंस को या सैंपल को रन करता है, और स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर सब्सटेंस रन करेगा। जैसे टिश्यू पेपर है, अगर हम टिश्यू पेपर को जो है डिप करते हैं इनसाइड द वाटर, सो टिश्यू पेपर के ऊपर हम कहते हैं पानी फ्लो करेगा, तो ये पानी जो फ्लो कर रहा है ये हमारा मोबाइल फेज होगा। टिश्यू पेपर बेसिक तौर पे हमारे पास स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करेगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, ये 2 तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज, ठीक है। और स्टेशनरी फेज हमारे पास जो है कौन कौन सी हो सकती है? लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। अगर लिक्विड है तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, अगर ये सॉलिड है तो हम इसे कहते हैं ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है भाई, हंसी बातें एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, यानी जो हमारे पास सैंपल, ये जो हमारे पास कह लें कि जिसको भी हम प्योरीफाई करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। किस बेस पर करता है? वो कॉफिशिएंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट यानी के की बेस पर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट जो है इसकी बेस पर करेगा, ठीक है। कोई चीज़ मैंने खास बताई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कहा है क्रोमेटोग्राफी जो है इसका ये किस वर्ड से निकला है? क्रोमेटोज से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग, ठीक है। एक बात। दूसरी बात मैंने कही थी कि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज, ठीक है। मोबाइल फेज जो है जो सैंपल को रन करवाएगा, और स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर जो है सैंपल रन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टिश्यू पेपर की, कि पानी के अंदर हम डिप करें तो पानी रन करता है इसके ऊपर, और जो है पानी जब ऊपर की तरफ रन करता है तो ये हमारा मोबाइल फेज है, जो हमारा टिश्यू पेपर है वो हमारा स्टेशनरी फेज कहलाएगा। क्या फिर मैंने लास्ट में कहा कि स्टेशनरी फेज की बेस पर हम क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टीशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। पार्टीशन तब होगा जब हमारा स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा, और सॉलिड है तो ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और सैंपल जो है जिसको हमने प्योरीफाई करना है, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट विच इज के, जो हम कह रहे होते हैं, ठीक है। सो के, ठीक है, इसकी बेस पर अपने आप को करता है। और लास्ट बात, जिसके बाद मैं जाऊंगा एमसीक्यूज की तरफ और मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो इस पर आपकी एग्जांपल मेंशन की हुई है। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस में आती है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर बैटरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। और जो लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास कि जो आप कह लें कि किसी सैंपल जो है, यानी जो हमने सैंपल प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था, प्योरीफिकेशन जिसका हम करना चाहते हैं, ठीक है, वो कितनी हाइट कवर करेगा ये डिपेंड करता है आरएफ फैक्टर के ऊपर। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूं, और एमसीक्यूज जो है, ठीक है, ये भी आप लोगों को साथ जो है प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप लोग जो है थोड़ा बहुत इससे मुतालिक जान लें। सो हम जल्दी से थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने आपको बताया कि हमारा सेकंड जो कह लें कि आज का ही लेक्चर होगा वो 4 बजे से ऑनवर्ड होगा, जिसमें हम आज का टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, सो आपने 4 बजे फिर हमें ज्वाइन करना है। उसमें हम चैप्टर नंबर 7 को भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ जो है हम टेस्ट भी लेंगे। सो आप तब भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। इसके इनके जो कमेंट्स हैं वो डिस्प्ले कर दें, मुझे कमेंट्स को भी डिस्प्ले करके रख दें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक एमसीक्यू आपके लिए राइट करता हूँ और वो आप देखिएगा। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेट एट विच सॉल्यूट मूव्स डिपेंड्स अपॉन, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी the solute moves at rate which depends upon, किस पे डिपेंड करेगा ये हमने देखना है। ए हमारे पास क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, इसमें सी ऑप्शन है लॉ ऑफ पार्टीशन, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डी हमारे पास फाइनल जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इनमें से कौन सी जो है बेस्ट ऑप्शन बनती है। नहीं, रोजे के बाद तो जो है ना जाहिर सी बात है फिर हम यहाँ स्टूडियो में ही हो सकते हैं, तो इसलिए मुमकिन नहीं होगा। रोजे के बाद 4 बजे हम कर लेते हैं, वो हमारे लिए फिजिबल भी रहेगा, आपके पास ना टाइम स्लॉट बच जाएगा, आप आराम से जो है वो सुकून भी कर लेंगे। सो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, अभी हमने देखा भी था, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जाहिर सी बात है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तमाम चीज़ें बहुत क्लियर कट हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पैट बेस कोई भी जो है वो एमसीक्यू बनेगा और जो चीज़ आपने पढ़ी है उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास आएगा। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी या इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपने कुछ भी मुझसे पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका टेस्ट अभी नहीं ले रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम 4 बजे फिर से मुलाकात करेंगे, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 7 को भी गो थ्रू करेंगे और उसके साथ हम टेस्ट भी लेंगे। सो 4 बजे फिर आपने ज्वाइन करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर थोड़ा बहुत चैप्टर 7 के बारे से डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है अभी। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं 50 के अराउंड हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन आपकी प्रेजेंस यहाँ पर जो है बहुत थोड़ी है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस यहाँ पर इतना नहीं करते, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात नहीं है। आपको हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर एक को क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे ही क्या होता है कि आपकी जो है क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। चैप्टर 7 भी पढ़ाऊंगा मैं और उसमें जो है हम मैक्सिमम 30 या 40 मिनट्स के अंदर चैप्टर 7 हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, उसमें कोई मुश्किल बात इतनी नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इससे भी कम है चैप्टर 7 के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आपको टेबल बना दूंगा, उस टेबल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल पेड ही देख रहे हैं अभी इस वक्त, सारे तो नहीं है, फाहद पेड देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा सही है भाई। तो मैं आपको कह रहा था कि आपकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए भाई, आप लोग अपनी अपनी जो है इनपुट दिया करें और क्वेश्चन जरूर पूछा करें। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट रिपीट कर दें। सो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 7 4 बजे ही किए करिएगा, एग्जैक्टली 4 बजे ही करूंगा, बेफिक्र रहें।
व्हाट इज रिलेटिव एफिनिटीज? रिलेटिव एफिनिटीज का मतलब क्या होता है? देखो सोल्यूट जो है यानी जो सैंपल है जिसको हमने प्योरीफाई करना है, जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। उसकी रेजोल्यूशन यानी उसकी जो सॉलिबिलिटी है, एफिलिएशन का मतलब होता है कि जो उसकी अट्रैक्शन की फोर्स है वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी या स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी, इसकी ये एफिनिटी कहलाती है। आरएफ क्या है सर? आरएफ का मतलब है कि ये वैसे तौर पे रेशो है, ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है? रेशो, कि जो हमारा सॉल्वेंट या मोबाइल फेज था वो कितना डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, और उसके बाद जो स्पेसिफिक हमारा सैंपल में एक सब्सटेंस है वो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, इसकी रेशो बेसिक तौर पे। एमसीक्यू सॉल्यूशन अभी हमने 4 बजे मिलना है तो यही हमने डिस्कस करना है, तो हम ये करेंगे साथ में, हमारा जितना टाइम बनेगा बचेगा उसमें हम यही करेंगे कि डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन की। और मैंने आपके लिए जो पोस्ट की है उसमें आपसे पूछा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर 1 के हवाले से उस पोस्ट पे, और मैं शाम तक जो है आप लोगों के लिए एक जो प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप वो भी एमसीक्यू साथ में जो है वो परफॉर्म कीजिएगा, उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी चैप्टर 1 के हवाले से। चैप्टर 2 के भी इंशाल्लाह मैं जो है फिर कर दूंगा साथ में, ठीक है। और 4 बजे जब हमारी मुलाकात होगी हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही बनती हैं, इसमें कोई खास नहीं है। या सर ये लास्ट वाला एमसीक्यू प्लीज़ रिपीट कर दें, कल वाले एमसीक्यूज डिस्कस कर लें। बिल्कुल नखार, अभी हम जो है 4 बजे मिलेंगे तो उसमें करेंगे क्योंकि अभी सर भी आने वाले हैं तो इसलिए मुश्किल नहीं हो पाएगा। सर इफ वी हैव एनी क्वेश्चन, यस यू कैन आप कर सकते हैं प्रीवियस जो है लेक्चर्स के हवाले से। और स्टेटमेंट देख लें कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सोल्यूट मूव्स एट द रेट, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पर हमने जो भी रिसेंटली भी देखा भी था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है, ठीक है, के इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपका सोल्यूट है, ठीक है, वो किस रेट पे डिपेंड करे मूव करेगा, ठीक है जी, इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना आपने ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो टीचर आ चुके हैं, सो उनको भी पूरा टाइम देना है, ठीक है। 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर से कह रहा हूँ चैप्टर 7 के मैं कुछ टेबल्स आप लोगों को बनवाऊंगा और उन टेबल्स के थ्रू ही हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर नंबर 7 को। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में याद रखिएगा। 4 बजे मिलते हैं, ठीक है, उस वक्त आपके क्वेश्चंस भी ले लूँगा मैं जितने भी होंगे, और उसके साथ साथ जो है हम एमसीक्यू का टेस्ट भी करेंगे। और ज़ुहीर कह रहे हैं सर मोबाइल पर टीचर प्रोफाइल कैसे ओपन होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी पोस्ट की है, सो उस पोस्ट के ऊपर जो न्यू मेंशन है उसको क्लिक करेंगे, मेरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे। सर नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड का बता दें। भाई अभी तो वहाँ पहुँचे भी नहीं है, चैप्टर नंबर 4 की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ जाने दें। डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल, ये भी वही अकबल आगे के जो है जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। सो इस वक्त जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे मुतल्लिक आप जो है बात किया करें, उससे मुतल्लिक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपसे 4 बजे मुलाकात होगी।